कैसे हैं विद्यार्थियों? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज जो है 10th क्लास के लिए फिजिक्स का हॉट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2 नंबर में पूछे जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें और ऐसे क्वेश्चन है जिसकी पूछने की पूरी संभावना है। तो आप एक बार इसको देख कर ही जाएं। परीक्षा के पहले इसको बढ़िया से देख लें। ये चूंकि एक वीडियो में संभव नहीं हो पाया है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको वीडियो में लाऊंगा। तो पहला वीडियो है हॉट क्वेश्चन का फिजिक्स को लेकर। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। या प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं और इसके नियमों को लिखें। मतलब प्रकाश से रिलेटेड अगर बात है कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को लिखें, तो आप जान लीजिए कोई सतह है, जैसे यह कोई सतह है, ठीक है। तो प्रकाशीय किरणें आ रही हैं और इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। यहां भी लिखा गया है कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। तो प्रकाश के किसी वस्तु से या सतह कर लीजिए, वस्तु से टकराकर और लौटने की जो प्रक्रिया है, लौटने की जो घटना है, उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। माने अगर कोई यह सतह है और इस पर कोई प्रकाशीय किरणें आ रही है और प्रकाशीय किरणें आकर इससे टकरा जाए और टकराने के बाद ये लौट कर वापस लौट जाए तो यह घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का प्रवर्तन कहलाएगी। ठीक है। चलिए, इसमें है कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम भी लिखना है। क्या लिखना है? प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो ये जो है वो आपतित किरण है, आपतित किरण। और यह क्या है? यह है परावर्तित किरण। क्या नाम है इसका? परावर्तित किरण। इसका नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब इसका नाम है। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये नियम कहता है कि आपतित किरण, इसके दो नियम है, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, प्रवर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है वह एक ही समतल में होते हैं। साथ में दूसरा नियम है यह आपतन कोण। यह कोण क्या है? आपतन कोण। इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ आपको नियम मिला हुआ है, आप इसको वीडियो को रोककर और लिख भी सकते हैं। यहाँ फिगर से भी समझाया गया है और नियम भी लिखा गया है कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। पहला नियम है। दूसरा क्या है? आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, माने जो प्रवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं, जैसा कि यहाँ फिगर में दर्शाया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है तथा अपवर्तन के नियम भी लिखना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और अपवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब यह कोई अगर सतह है, ठीक है, यह कोई सतह है, इधर एक माध्यम है, माध्यम एक है, यह माध्यम दो है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करेगा तो यह अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हो गया है? मुड़ गया है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित। अब देखिए प्रकाश ऐसे आ रहा है, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन थोड़ा सा घूम गया है। तो यह जो विचलन हो रहा है ना, इसी विचलन की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो वह क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलन की इसी घटना का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। वही है, वही बात यहाँ लिखा गया है। आप वीडियो को रोककर या तो हमारी बातों को समझकर लिख लोगे और नहीं तो वीडियो को रोककर आप लिख सकते हो। चलिए, इसका नियम भी है। इसका नियम ठीक परावर्तन के नियम की तरह है। जैसे परावर्तन में दो नियम है, उसी प्रकार से अपवर्तन में भी दो नियम हो जाता है। पहला नियम आपका है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, जो उसमें था कि ये जैसे मान लीजिए यह आपतित किरण है, ठीक है, यहां से
अभिलंब डाल दीजिए, ये अभिलंब हो गया। ये कट कर ऐसे जाएगा, तो आप देख रहे हो कि यह आपतित किरण, अपवर्तित, इसमें क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण, और यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे प्रकाश के प्रवर्तन का नियम था ना, वही नियम इसका है। उसके बाद कह रहे कि आप कह सकते हो कि आपतन कोण की जया, दूसरा कह सकते हो शॉर्ट में कि आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया, दूसरा नियम लिख सकते हो, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है। मतलब साइन आई बटा साइन आर बराबर न्यू, यह दूसरा नियम हो जाएगा। आप चाहो तो यहां शॉर्ट में लिखा गया है कि आपतन कोण की, पहला तो ये ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की जया, जया मतलब साइन का मान, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू हो जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश पुंज क्या होता है? ये प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, प्रकाश पुंज का मतलब क्या होता है? पुंज का मतलब होता है समूह। क्या होता है? समूह। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो इसमें जो है आपको मिल जाएगा, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं कि प्रकाश पुंज, यहां लिख दे रहा हूं, प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होगा। एक होता है समानांतर। क्या होता है? समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तीसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। 3 प्रकार का प्रकाश पुंज होता है। कौन कौन? समानांतर, अपसारी और अभिसारी। तीनों को मैं डील कर दे रहा हूं। अगर किसी प्रकाश स्रोत से, अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलकर एक दूसरे के समानांतर हो जाए, एक दूसरे के क्या हो जाए? समानांतर। यह प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए यहां से प्रकाशीय किरणें निकलकर एक दूसरे के अगर समानांतर हो जाए तो उसको बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। दूसरा है अपसारी। अपसारी माने किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशीय किरणें निकलकर फैल जाती है, फैल जाती है। तो फैलने की इस घटना का नाम क्या है? प्रकाश, ये जो फैलने का जो घटना है, ये जो प्रकाशीय किरणें जो निकल रही हैं, इसका नाम है अपसारी। माने किसी एक बिंदु स्रोत से, या कोई प्रकाश स्रोत है और यहां से प्रकाशीय किरणें निकले और सभी दिशाओं में फैल जाए, तो इस प्रकार के किरण पुंज का नाम है अपसारी। तीसरा है अभिसारी, कि किसी, अब क्या हो कि प्रकाशीय किरणें निकलकर, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशीय किरणें निकलकर और एक बिंदु पर मिल जाती है, एक बिंदु पर मिल जाती है, उसका नाम क्या है? अभिसारी। तो आपने समझा कि कोई प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत में जैसे प्रकाश निकल रहा है, तो कोई प्रकाश स्रोत है और उस प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाशीय किरणें निकलकर एक दूसरे के समानांतर हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं समानांतर किरण पुंज। दूसरा है कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशीय किरणें निकलकर और फैल जाती है, तो उसका नाम क्या है? अपसारी। प्रकाश, और उसी प्रकार प्रकाश स्रोत से प्रकाशीय किरणें निकलकर एक बिंदु पर मिल जाती है, तो उसका नाम है अभिसारी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है वही जो मैंने समझाया था। चौथा क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोलीय हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और यह 2 प्रकार का होगा। एक होता है उत्तल, क्या होता है? एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। माने जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह जो है, प्रवर्तक पृष्ठ या सतह गोलीय हो, उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब
उत्तल दर्पण का मतलब है जिसका सतह जो है, जिसका प्रवर्तक सतह उभरा है, उसका नाम है उत्तल दर्पण। अगर प्रवर्तक सतह यह जो भाग है, इसमें क्या है कि प्रवर्तक सतह अगर यह उभरा हुआ है, माने जैसे लाइट टकरा कर इधर उधर जाए, अगर यह उभरा हुआ है तो इसका नाम क्या है? इसी का नाम है क्या? इसका नाम है उत्तल। अवतल का मतलब जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है, जैसे देख रहे हो, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा है उसका नाम क्या? उसका नाम है अवतल। अगर प्रवर्तक सतह उभरा है तो नाम है उत्तल, धंसा है तो नाम है अवतल। अब यहाँ क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रवर्तन के नई चिन्ह परिपाटी दर्शाए। माने चिन्ह परिपाटी क्या है? माने गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी लिखना है। मैं इसको एकदम साधारण भाषा में लिखवा समझा देता हूं। देखिए, मान लो कि यहां पर कोई एक फिगर बनाना पड़ेगा। ये जो है ये अवतल दर्पण है, क्लियर है? यहां यह प्रधान अक्ष है, इसका नाम है प्रधान अक्ष। ये आपका जो है प्रधान अक्ष है, क्लियर है? अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, इसका जो चिन्ह परिपाटी लिखना है तो चिन्ह परिपाटी ऐसे हम लिख सकते हैं। ऐसे लिखिएगा कि कोई भी दूरी जो है, माने दर्पण में कोई भी दूरी, जितना दूरी है वो सब ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है। एक तो हो गया कि दर्पण में जो भी दूरी है वो ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा क्या होगा कि दर्पण कि आप कहिएगा कि दर्पण के पीछे जो दूरी मापी जाती है, दर्पण के पीछे जो दूरी मापी जाती है वो प्लस में, और दर्पण के सामने जो दूरी मापी जाती है वह माइनस में होता है। दर्पण के सामने क्या होगा? यहाँ पे जो हो जाएगा वो दर्पण के सामने अगर बात करें तो माइनस में, चाहे आप इस तरह से कर सकते हो, माने सामने आप कर सकते हो, वैसे भी चलेगा। और इसके कहा जाएगा प्रधान अक्ष के ऊपर किसमें होता है? प्लस में, और प्रधान अक्ष के नीचे किसमें होगा? माइनस में। ऐसे कहा जा सकता है कि दर्पण के इधर पीछे प्लस में, दर्पण के सामने माइनस में, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस में, और प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई जो दूरी होती है वो माइनस में होती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में भी आप व्याख्यान कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है चार दूरी के बारे में, कि गोलीय दर्पण से चार चिन्ह परिपाटी है। कौन? कि वस्तु को जो है हमेशा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने मतलब बाईं ओर रखा जाता है। मुख अक्ष के समानांतर सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। माने जो भी दूरी है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है। दाईं ओर का मतलब क्या? दर्पण के पीछे जो दूरियां होती है धनात्मक होती है। बाईं ओर, जैसे मैंने ऐसे बनाया था ना, तो ऐसे बनाया था, तो यहाँ दाईं ओर मैंने इस तरफ क्या होगा? प्लस में, इस तरफ क्या होगा? माइनस में होगा। उसके बाद कह रहे कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, लंबवत अगर मापना चाहते हैं, अगर ये प्रधान अक्ष है इसके ऊपर मापना चाहते हैं तो प्लस में, और नीचे मापना चाहते हैं तो माइनस में होती है, और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है। क्लियर है? तो यह आप चाहिएगा तो वीडियो को थोड़ा सा रोक कर और इसको आप उतार सकते हो और याद भी कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की विशेषता क्या होगी? तो समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यह देखने वाली बात है। ध्यान दीजिए, जो आप जिसमें आप चेहरा देखते हैं ना, जो प्रतिदिन जो आप अपना चेहरा देखते हैं वह समतल में ही देखते हैं। समतल में क्या है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु के ऊंचाई के बराबर बनेगा। जितना वस्तु का ऊंचाई होगा उतना ही प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। जितना दूरी पर दर्पण से वस्तु को रखा जाएगा उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तब यहाँ पे लिखा गया है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? तो इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वह वस्तु के आकार के बराबर होता है। माने जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के आकार के बराबर होगा। इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। माने इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा? इससे सीधा बनेगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा। ठीक है? उसके बाद जो है इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक का मतलब है कि आप खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए,
तो आपका राइट वाला जो भाग है लेफ्ट, लेफ्ट वाला भाग राइट की तरफ बनेगा। मतलब ये आप पार्श्विक उल्टा उसमें प्रतिबिंब बनता है। लेफ्ट का भाग राइट में और राइट का भाग जो है लेफ्ट में बनता है, तो उसको हम बोलते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, तो देखिए यह अवतल दर्पण है। क्या है? ये अवतल दर्पण है और जो है ये है प्रधान अक्ष। क्या है? प्रधान अक्ष है। तो ये प्रधान अक्ष है, यह अवतल दर्पण है, तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, तब ऐसी स्थिति में जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगा कि किसी अवतल दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ पे इसको स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है, अब है क्वेश्चन है, किसी लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो इसकी परिभाषा बताएं। लेंस की क्षमता अगर एक डायोप्टर है तो उसकी परिभाषा क्या होगी? तो लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, परिभाषा क्या होगी? तो कहा जाएगा ये प्लस में एक है, तो प्लस में एक है तो यह उत्तल होगा, यह उत्तल लेंस होगा। तो कहा जाएगा, इसका परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर क्षमता कहते हैं। क्या कहेंगे? 1 मीटर फोकस दूरी वाले, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को एक डायोप्टर क्षमता कहते हैं, जैसे यहां पर लिखा भी गया है ना। तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं छोटे शब्दों में कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को कहते हैं एक डायोप्टर। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर के पावर -1 या 1 प्रति मीटर। ठीक है, क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन यह बन रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन था। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? एक लेंस की क्षमता माइनस है तो इस यह कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक की बात करें तो प्रति मीटर होता है, जिसे हम डायोप्टर कहते हैं। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है। क्या होता है? प्रति मीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायोप्टर भी कहा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? डायोप्टर। यह ये जो डायोप्टर है जनरली व्यवहारिक मात्रक है। क्या है? व्यवहारिक मात्रक होता है। हालांकि एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर प्रति होता है, 1 प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक प्रति मीटर होता है। क्या होता है? प्रति मीटर, जिसे डायोप्टर भी कहा जाता है। अगर पूछ रहा है कि -5D मतलब -5 डायोप्टर क्षमता है तो कौन सा लेंस होगा? तो देखिए माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा होगा तो कौन लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कौन लेंस होगा जी? अवतल लेंस होता है। अगर माइनस लगा है तब, अब प्लस लगा रहेगा तो उत्तल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपका यहां से है। क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के 4 उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण का 4 कौन कौन सा है? आप जानते हैं, यहाँ लिखा भी है, ये जानते हैं लेकिन फिर से रिवीजन कर लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग है हजामती दर्पण में, हजामत और दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? हजामत और दाढ़ी बनाने में। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च वाहन के हेडलाइट एवं सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। ये आगे इस पर क्वेश्चन भी मिलेगा कि क्यों किया जाता है। उसके बाद है कि डॉक्टरों के द्वारा, जो डॉक्टर कान के होते हैं, गला के होते हैं, कान के गला के जो होते हैं, वह इसका उपयोग करते हैं अवतल का। क्यों? क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है, जिससे डॉक्टरों को देखने में क्या होती है? सुविधा होती है। माने अवतल दर्पण का काम है कि प्रकाश जो आ रही है उसको प्रकाशीय किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर दे ताकि अधिक प्रकाश दिखाई पड़े। तो 4 उपयोग है, आप देख सकते हैं
कि पहला उपयोग क्या था, हजामत बनाने, दाढ़ी बनाने में। दूसरा उपयोग सर्च लाइट में, टॉर्च वाहन के हेडलाइट में। और तीसरा क्या था, डॉक्टर के द्वारा दांत का, कान का, जो डॉक्टर है उसको मैंने गला का, उसको देखने के लिए वो लोग उपयोग करते हैं। साथ में सौर भट्टियों में इसका उपयोग होता है। तो इन दोनों का तो एक जैसा ही आंसर हो जाएगा। ये तो पूरा चारों का आपका हो गया, लेकिन मैं बता दूं कि इसका उपयोग डॉक्टर और सौर भट्टी में क्यों किया जाता है। ये प्रकाशीय किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देते हैं, इसी गुण के कारण इन दोनों में उपयोग किया जाता है। हालांकि वो पूछ नहीं रहा है, ये 4 गुण लिखना है, चारों गुण लिख दीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ है, वाहनों के साइड मिरर में। वाहन के जो साइड में लगा होता है, जो भी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर है, जो भी है, उसके बगल में जो ड्राइवर के जो पास में जो लगा होता है, जो ऐनक जो लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वह दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो वही साइड मिरर में इसका उपयोग होता है। छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जो छपाई के छोटे छोटे अक्षर हैं उसको पढ़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन आ गया कि वाहनों में सर्च लाइट का उपयोग, वाहनों में उत्तल दर्पण को साइड मिरर या पश्च दर्पण के रूप में इसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वो बड़ा होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और यह जो है दूर की वस्तु को नजदीक दिखाता है और साथ में सीधा दिखाता है। कैसे, सीधा दिखाता है। और इसी गुण के कारण जो है इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। कौन कौन गुण याद रख लीजिए। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। क्या कहिएगा, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। यह दूर की जो वस्तु होती है ना, उसको नजदीक या प्रतिबिंब बनाता है, साथ में यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और इन्हीं गुणों के कारण जो है गाड़ी के हेडलाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ बगल में इसका ऐसे भी आंसर लिखा गया है, ये समझ लीजिएगा तो अपने मन से लिख सकते हो। चलिए इसके बाद क्या है, क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी, आभासी, देखिए अवतल दर्पण में एक ही बार आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रहेगा तब। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में क्या होनी चाहिए, ये यहां पे ध्रुव होगा। क्या होगा, ध्रुव होगा, ध्रुव होगा। आभासी सिर्फ अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आभासी एक ही बार बनेगा जब मुख्य फोकस, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगी तब। तो किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु की स्थिति मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगी तब बनेगा। ठीक है, चलिए आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, यह किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। देखिए आवर्धन बिल्कुल आसान है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, चाहे वो दर्पण की बात हो चाहे लेंस की बात हो, दोनों का परिभाषा एक जैसा होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब का ऊंचाई अगर मान लो h2 है, h2 है, और वस्तु की ऊंचाई h1 है, तो भाग देने पर क्या मिलेगा, आवर्धन। कैसे ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं भाई, तो ये तो क्लियर है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से भाग देकर इसको ज्ञात किया जाता है। मतलब m बराबर h2 बटा h1, चाहे h डैश बटा h, आप लिख सकते हो h2 बटा h1। h2 माने प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 माने वस्तु की ऊंचाई। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन आ रहा है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यह कोई कांच है, ये कोई कांच है। अब क्या होता है कि कांच है और इसमें से कोई आपतित किरण यहां दिखाई दे रहा है, उसके बाद यहां से कटेगा, ये निर्गत किरण हो गया। इसको मिला दीजिए, इसको मिलाइए, और इसके जो बीच का जो डिस्टेंस है, इसका जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। माने यहां लिखा गया है कि कांच की आयताकार सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण और निर्गत किरण के
बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। माने आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है, उसी लंबवत दूरी को हम क्या बोलते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन आ गया कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 भी यही क्वेश्चन है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या अर्थ है? ध्यान दीजिएगा कि दुनिया के किसी भी पदार्थ में प्रकाश की चाल कम हो जाती है हवा या निर्वात की तुलना में। निर्वात की तुलना में जो इसकी चाल किसी भी पदार्थ में कम हो जाती है, और जितना गुना घट जाता है वही गुणांक क्या है? अपवर्तनांक। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि प्रकाश की चाल हवा या निर्वात की तुलना में हीरा में 2.42 गुना कम हो जाती है। अब साफ कहिएगा, क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका तात्पर्य है कि प्रकाश का जो चाल है, जो प्रकाश की चाल है, वह हवा या निर्वात की तुलना में हीरे में 2.42 गुना कम हो जाती है। इसका यही अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए अब जो है क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन था कि चाल जो है इतना गुना कम हो जाता है। मतलब जितना अपवर्तनांक होगा ना, आप उसको सिर्फ लिख दीजिएगा। जैसे हीरा का अपवर्तनांक 2.42, इसका अर्थ क्या है? तो कहा जाएगा कि हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, उसकी तुलना में हीरा में प्रकाश की चाल 2.42 गुना कम हो जाती है। इसका यही अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इसका क्या अर्थ होता है? आप आवर्धन जानते हैं, आवर्धन m बराबर होता है h2/h1। अगर आवर्धन +1 है तो +1 है तो बतलाता है समतल दर्पण का आवर्धन +1 है। इसका अर्थ यह है कि समतल दर्पण में जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। यही बतलाता है। यहाँ लिखा हुआ है कि उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ यह है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का आकार समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। धनात्मक चिन्ह यह बतला रहा है कि प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। मैंने भी वही बात आपको शॉर्ट में समझाया। आप कहिएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इसका अर्थ यह है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी और सीधा है तथा वह वस्तु के आकार के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? देखिए लेंस जो है ना, वह 2 प्रकार के होता है। लेंस के 2 प्रकार हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस इस प्रकार का लेंस होता है, इस प्रकार का, और अवतल जो होता है इस प्रकार का होता है। तो सीधा पूछ रहा है कि लेंस कितने ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, ऐसे 2 मार्क्स में भी लिखने के लिए दे देता है कि फिगर के साथ बनाइए। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन? उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। क्वेश्चन है उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो देखो परिभाषा इससे बना दीजिए। ये उत्तल लेंस ऐसे आप इसका परिभाषा बनाइए कि जिस लेंस का अगर यह लेंस है तो जिस लेंस का बीच का भाग किनारों की तुलना में मोटा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। बीच का भाग, जिस लेंस के बीच का जो भाग है, देख सकते हो ये जो बीच का जो भाग बन रहा है, ये किनारों की तुलना में क्या है? यह मोटा है। तो कहा जाएगा जिस लेंस के बीच का भाग किनारों की तुलना में मोटा है, उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है कह रहे हैं कि उत्तल लेंस के प्रकार कितने हैं? तो उत्तल लेंस के 3 प्रकार हैं। कौन कौन? उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब जिसका दोनों सतह उभरा हुआ है, इस तरह से इसका दोनों ये भी सतह और ये भी सतह बाहर की ओर उभरा है, इसका नाम है उभयोत्तल। दूसरा है समतलोत्तल, माने एक वो समतल है और दूसरा जो है उभरा हुआ है, डी के आकार का। एक भाग उभरा है और दूसरा क्या है? समतल है। एक है अवतलोत्तल, एक वो अवतल है और दूसरा क्या है? उत्तल है। एक वो भाग अवतल माने धंसा हुआ है और दूसरा भाग क्या है? उत्तल। तो आपको सीधा याद रखना होगा कि उत्तल लेंस क्या है। तो जिस लेंस के बीच का भाग किनारों की तुलना में मोटा है, उसको कहते हैं उत्तल लेंस। और ये 3 प्रकार का है, उभयोत्तल लेंस, दूसरा है समतलोत्तल, तीसरा है अवतलोत्तल।
क्लियर है। अब इसी प्रकार है अवतल लेंस, सेम वैसे ही अवतल लेंस क्या है, तो अवतल लेंस ऐसे बनता है, अवतल लेंस ऐसे बनता है, ठीक है। तो अवतल लेंस में आप क्या देख रहे हो कि जो बीच का जो भाग है वह किनारों की तुलना में क्या है, कम है या पतला है। कहा जाएगा जिस लेंस के बीच का भाग किनारों की तुलना में पतला हो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस तीन प्रकार का होता है। पहला है उभयोत्तल लेंस, उभयोत्तल जिसका दोनों जो तल है वह अवतल है, माने धंसा हुआ है। समतल, समतलावतल एक समतल है और दूसरा जो भाग है वह धंसा हुआ है, तो ये समतलावतल है। उत्तलावतल एक उत्तल है, एक भाग जो है उत्तल माने उभरा हुआ है और दूसरा भाग क्या है, धंसा हुआ है। यह लेंस क्या कहेगा, उत्तलावतल। मतलब आप सीधा याद रखिए कि जिस लेंस का बीच का भाग किनारों की तुलना में पतला हो उसे हम उत्तल कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है, एक उभयावतल, एक समतलावतल और एक होता है उत्तलावतल। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन 19 नंबर सवाल देखिए। 20 क्वेश्चन का यह वीडियो होगा, फिर अगला 20 क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका मान और मात्रक लिखना होगा। मान और मात्रक माने इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या है, ऐसे तो हम कहें कि किसी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। माने किसी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को कितना अभिसरित किया जा रहा है या कितना अपसरित किया जा रहा है, माने कितना फैलाया जा रहा है या कितना एक बिंदु पर मिलाया जा रहा है, इसी क्षमता का नाम क्या है, इसी क्षमता का नाम है लेंस की क्षमता। ये लिखा भी गया है कि किसी लेंस की क्षमता या शक्ति उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। आप ये भी छोटा परिभाषा है लिख सकते हो कि किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, या किसी लेंस द्वारा प्रकाशीय किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक, इसका मात्रक की बात करें तो डायोप्टर, अगर ऐसे ही मात्रक बात करें तो प्रति मीटर, प्रति मीटर को ही डायोप्टर कहा जाता है। सूत्र होता है P बराबर 1/f। कितना हो जाता है, P बराबर 1/f हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बता देते हैं, दोनों एक जैसा है इसलिए, और उसके बाद अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस को शामिल किया जाएगा। क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों कहते हैं। देखो अभिसारी का मतलब है, जैसे उत्तल लेंस करता क्या है, इसको देख लो, ये प्रकाशीय किरणें आ रही हैं इस तरह से, देखिए क्या कर रहे हैं कि ये जितनी भी प्रकाशीय किरणें आ रही हैं वो सब एक बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है। कहा जाएगा कि उत्तल लेंस द्वारा किसी प्रकाशीय स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणों को, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणों को उत्तल लेंस एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और इसी कारण से और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस का काम है जितना प्रकाश आएगा ना उसको एक के बिंदु पर केंद्रित कर देगा, इसी कारण से इसका नाम क्या पड़ गया है, अभिसारी लेंस। अवतल लेंस क्या करता है कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाशीय किरणें आ रही है तो अवतल क्या करेगा कि उसको फैला देती है। क्या करती है, फैला देती है, और इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। माने अवतल लेंस का काम, जैसे यहां देख लीजिए ये अवतल लेंस का, ये आया फैल गया, ये आया फैल गया, यहाँ फैल गया, या फिर यहां से आया फैल गया। मैंने आपने क्या देखा कि अवतल लेंस किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाशीय किरणों को क्या करती है, फैला देती है, और इसी कारण से इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस कहने का मतलब क्या है कि यह जो है अवतल जो लेंस है यह सूर्य से या किसी भी, या फिर आप समझ जाइए कि कोई भी अगर प्रकाश स्रोत है उससे प्रकाश किरणें आ रही है तो यह क्या करता है, यह जो लेंस है वो फैला देता है, और इसी कारण से इसका नाम पड़ा है अपसारी लेंस। ठीक है, तो यह जो है 21 क्वेश्चन का मैंने शीट बनाया ताकि वीडियो छोटा रहे और आप इसको सहूलियत से एक बार में ही देख सकें। आप पूरा वीडियो देखकर बढ़िया से समझिए, और प्रत्येक क्वेश्चन परीक्षा के समय में देखना अनिवार्य है। इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाए जाए। इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी और इसका दूसरा पार्ट भी होगा, उसके लिए इंतजार कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जरूर बताएं इसके बारे में कि पार्ट 2 जल्द आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।